हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स सेकेंड के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मिरर वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखा है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, दर्पण सूत्र वाले 1/f = 1/v + 1/u, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। 3-4 टाइप के जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो आप लोगों को प्रैक्टिस कराई गई है। इसी सीक्वेंस में आगे आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि अपवर्तनांक के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को पता होगा अपवर्तनांक क्या है, जैसे नहीं पता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, सारी थ्योरी एक जगह कर लीजिए, कॉन्सेप्ट कौन से यूज करने हैं अपवर्तनांक वाले सवालों पे और वो कैसे पूछे जाते हैं। तो अपवर्तनांक की जैसे ही हम बात करेंगे तो उसमें स्नेल का नियम जरूर ऐड हो जाएगा। स्नेल का नियम क्या है? अपवर्तन का दूसरा नियम याद है आप सभी को? स्नेल का नियम अगर नहीं याद है तो अभी बताया जा रहा है, उसको रिवाइज कर लीजिए। देखते हैं अपवर्तन का नियम क्या है। स्नेल का नियम आप सभी को पता है, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? पहली बात, अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पता है आप लोगों को? उसके बाद अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन सा? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ये तो पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नेतांक होता है, यही स्नेल का नियम है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम। आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, साइन को हिंदी में हम लोग ज्या बोलते हैं। sin I/sin r = नियतांक। तो sin I/sin r = n। नियतांक क्या होता है? नियतांक का मतलब होता है नियत अंक। नियतांक बना है नियत प्लस अंक से। नियत मतलब फिक्स, अंक मतलब संख्या, जिसका मान फिक्स हो उसे ही हम लोग नियतांक बोलते हैं। यहाँ पे नियतांक को n से इंडिकेट किया गया है। n का मतलब है अपवर्तनांक। n क्या है? अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक n बराबर sin I/sin r। और अपवर्तन में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, यानी कि 1 and 2। 1 and 2 का क्या मतलब हुआ? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। 1 and 2 का मतलब क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जो यहाँ पे लिखा होता है उसका अपवर्तनांक निकालते हैं और किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी तुलना करके निकालते हैं। 2 माध्यम दिए गए हैं तो पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहीं पे अगर हमको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना होता तो हम लिखते 2n1। जो पहले होता है उसके सापेक्ष निकालते हैं इसका, जो n के बाद में लिखा होता है उसका अपवर्तनांक हम लोग निकालते हैं पहले वाले के सापेक्ष, यानी जो पहले लिखा होता है उसके सापेक्ष निकालते हैं दूसरे वाले का। और माध्यम जैसे वायु जल, वायु कांच, कांच वायु, कुछ भी माध्यम दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में। तो इतनी बात आपको समझ में आई? 1 and 2 बराबर sin I/sin r। उसके बाद देखिए 1 and 2 को ही और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। 1 and 2 को हम क्या लिखेंगे बताइए? 1 and 2 को हम लिखेंगे n2/n1। 1 and 2 को क्या लिखेंगे? n2/n1। जो बाद में लिखा होता है वो ऊपर लिखते हैं, जो पहले है वो बाद में लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। और इसी में आपको ये याद रखना है कि जो अपवर्तनांक होता है n, वो प्रकाश की चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। यानी कि प्रकाश की चाल जो होगी वो अपवर्तनांक के उल्टा होगी। प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक घटेगा, प्रकाश की चाल घटेगी तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। और प्रकाश की चाल का मतलब वायु में प्रकाश की चाल हो सकती है, माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है वो कितनी चाल से चल रहा है, वायु में किस चाल से चल रहा है, जल में किस चाल से चलेगा। माध्यम बदलते ही प्रकाश की चाल बदल जाएगी। इसी फॉर्मूले को अगर हमको प्रकाश की चाल के टर्म में इंडिकेट करना हो तो हम इसे इंडिकेट करेंगे 1 and 2 = v1/v2।
अगर हम अपवर्तनांक के टर्म में इंडिकेट करते हैं तो n2/n1 होगा। अगर हम प्रकाश की चाल के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं तो v1/v2 होगा। प्रकाश की चाल के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं तो 1 वाला ऊपर 2 वाला लास्ट में, अपवर्तनांक के रूप में इंडिकेट कर रहे हैं तो 2 वाला ऊपर और 1 वाला नीचे होगा। ये आपको सवाल करते समय याद रखना है, इसका यूज करेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन में प्रकाश की चाल दे रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, प्रकाश की चाल दी गई है तो हम v1/v2 लगाएंगे। अगर अपवर्तनांक दिया गया है तो n2/n1 लगाएंगे। ये तो पहले माध्यम के सापेक्ष हो गया दूसरे माध्यम का। अगर हमको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का निकालना हो तो हम क्या करें, जो बाद वाला है यानी n1 ऊपर होगा, जो पहले वाला है वो n2 बाद में होगा, यानी 2n1 है तो n1/n2 हो जाता है। इसी तरह इधर भी 2n1 निकालने के लिए 2 सफिक्स में रहते हैं, 2n1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v2/v1 कर देंगे। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का है तो v1/v2, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का है तो v2/v1, अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह इधर भी 2n1 n1/n2 हो जाए, जो बाद में हो वो ऊपर, जो पहले हो बाद में। और ये कब होगा, ये अपवर्तनांक में होगा। अगर प्रकाश की चाल कह दिया तो जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में है वो नीचे, v2/v1। इतनी बात समझ में आई? यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई? इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे। इसी चीज़ में आपको एक बात और याद रखनी है, क्रांतिक कोण की। क्या याद रखना है? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है? इसी में आगे आप लोग क्रांतिक कोण को समझ लीजिए। क्रांतिक कोण से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रांतिक कोण क्या है? जैसे आप लोगों ने अपवर्तन पढ़ा है, उसी तरह क्रांतिक कोण के लिए भी क्रांतिक कोण कब बनता है? अपवर्तन की एक कंडीशन में ही क्रांतिक कोण बनता है। वो कंडीशन क्या है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। पहली शर्त क्या? सघन माध्यम से कहाँ जा रही हो? विरल माध्यम में जा रही हो। तो ऐसे कोई प्रकाश किरण आई, ऐसे सघन माध्यम से विरल माध्यम में, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसे सीधा नहीं जाती है। क्या होता है, ये एकदम ऐसे सीधा चली जाती है, ये 90 डिग्री पे मुड़ जाती है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे ऐसे सीधा चली जाती, ऐसे आई और ऐसे सीधा चली गई। 90 डिग्री पे जब मुड़ गई तब क्रांतिक कोण बनता है। तो ये जो आपतन कोण था, ये जो आपतन कोण है, इसे ही क्रांतिक कोण कह दिया जाता है, I/C। अपवर्तन की कंडीशन में जब आपतित किरण आ रही हो, और वो अपवर्तित होकर के 90 डिग्री पे मुड़ जाए। कितने डिग्री पे? 90। ऐसे सीधे आ रही हो और 90 डिग्री पे मुड़ जाए, तो जो आपतन कोण बनता है वही आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। वही आपतन कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। और पहली शर्त क्या है? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में रही हो, ये एक पहली कंडीशन है। तो अगर हमको क्रांतिक कोण की परिभाषा बतानी हो तो हम क्या बताएंगे? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। यहाँ पे अपवर्तन कोण बनेगा R, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बनता है अपवर्तन कोण। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है तो आपतन कोण जो हो वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है तो आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। ये फॉर्मूला बनता है n = 1/sin c। ये कैसे बनता है? जो दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो, हम लोग हमेशा क्या करते हैं? विरल माध्यम से सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं। सघन से विरल का नहीं निकालते, विरल से ही सघन का निकालते हैं। तो विरल यानी दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम सापेक्ष पहले माध्यम का 2n1 = sin I/sin r। ये करेंगे। उसके बाद देखिए 2n1 यानी कि n1/n2, जो पहले है वो ऊपर, जो बाद में हो नीचे, अपान sin r और sin 90। r की जगह हमको क्या रख देना है? 90 रख देना है। और i की जगह क्या रख देना है? c रख देना है। sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो n1/n2 = sin c
अपान 1, और अपान 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसको हटा दिया जाता है। और यही n1 और n2 को n1 अगर पहला माध्यम वायु हो तो n1 को हम 1 ले लेते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं 1/n इक्वल टू साइन सी, और n इधर अपान में इधर आएगा तो n बराबर हो जाएगा 1/sin सी। तो 1/n बराबर साइन सी कहें या n बराबर 1/sin सी कहें, बात एक ही है। हमको याद क्या रखना है, n बराबर 1/sin सी। ये क्रांतिक कोण का है, जब क्रांतिक कोण कह देगा तब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अपवर्तन से रिलेटेड पहले तो स्नेल के नियम से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद क्रांतिक कोण से भी मिला के पूछ लिया जाता है, तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो अब आगे चलिए अपवर्तन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नोट है, आप लोग क्वेश्चन रीड करिए। वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 5/3 है। यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है 5/3। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्वेश्चन में जो दिया गया है वो नोट कर लें। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु यानी कि एयर ए, अपवर्तनांक यानी कि n, अपवर्तनांक जल यानी कि वाटर, वाटर को हम W से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे W, ANW। वायु के सापेक्ष जल का, वाटर का अपवर्तनांक, जल के लिए W इंडिकेट किया गया और वायु के लिए एयर, एयर से वायु होता है तो एयर से A, और अपवर्तनांक को N से इंडिकेट किया गया है, ANW बराबर दिया है 4/3। सेम एज आगे दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG, वायु यानी कि A, G यानी कि ग्लास कांच और N यानी कि अपवर्तनांक दिया है 5/3। उसके बाद निकालना है कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकालना होता है हम उसको पहले लिखते हैं, यानी कि W यानी कि जल और अपवर्तनांक यानी कि N, और किसका, कांच का यानी कि G, WNG हमको निकालना है। तो WNG बराबर क्या होगा फॉर्मूला, जो बाद में है वो हम पहले लिखेंगे और जो पहले है वो बाद में लिखेंगे, NW। और ये जो NG NW दिए गए हैं ये किसके सापेक्ष हैं, वायु के सापेक्ष हैं, तो ANG अपान ANW। तो WNG बराबर, ANG का मान कितना दिया है 5/3 अपान ये वाला अपान, ANW का मान दिया गया 4/3 रख दिया, तो 5/3 गुणे 3/4। जब अपान से इंटू में सिंबल चेंज होता है संख्या उलट जाती है, तो 3 से 3 कट गया, आ गया 5/4। WNG क्या है, क्या आया 5/4। यहाँ पे बच्चों से गड़बड़ी होती है, WNG निकालना है तो क्या होगा, जो बाद में है वो ऊपर रहता है और जो पहले दिया गया है वो बाद में रहता है। ANG अपान ANW आ गया 5/4। तो ये बात आपको समझ में आई, न्यूमेरिकल समझ में आया कैसे करना है। क्वेश्चन में जो दिया गया है सबसे पहले हमको उसको नोट कर लेना है, जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो पहले लिखा जाते हैं और जिसका अपवर्तनांक निकालते हैं या दिया होता है उसको हम बाद में निकालते हैं। जैसे यहाँ पे कहा वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष तो वायु पहले रखा जाएगा, जल का अपवर्तनांक यानी कि जल बाद में रखा जाएगा W। उसी तरह यहाँ पे हमको निकालना था कांच का जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष यानी कि W पहले, जल पहले रखेंगे और कांच बाद में रखेंगे। WNG निकाल लिए तो WNG बराबर फॉर्मूला बना लेंगे ANG अपान ANW, जो बाद में होता है वो ऊपर, जो पहले होता है वो बाद में, ANW दोनों वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, आ गया 5/4, यही आंसर।
एकदम आसान सा एग्जाम्पल है, छोटा सा है, जिसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो बहुत कठिन लगेगा, अगर कन्फ्यूज़न नहीं है तो एकदम छोटा सा सवाल है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन बहुविकल्पी में ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुविकल्पी में ही पूछते हैं या अतिलघु उत्तरी में पूछ लेंगे और इससे नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वाइज है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप अगर आपने सही सॉल्व किया तो पूरे नंबर तुरंत दिए जाएंगे। तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आई।